Hello, my lovely students. A very warm welcome to today's session. I hope all of you are doing absolutely fine and ready to begin with yet another class on the contract law subject. जहां हमने अभी तक 3 क्लासेस में क्या-क्या चीजें कवर कर ली हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, कंसिडरेशन के बारे में हमने बात कर ली है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमने बात कर ली है और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. So beta today we are going to discuss about the concept of free consent. तो फ्री कंसेंट से पहले ब्रीफली पिछली क्लास को रिवाइज कर लेते हैं जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था, कंसिडरेशन एंड कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. कंसिडरेशन जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही था. कंसिडरेशन क्या होता है बेटा? कंसिडरेशन इज व्हाट यू गेट इन रिटर्न. और उसके साथ मैंने आपको एक लीगल फ्रेज भी बताया था, क्विड प्रो को, यानी कि बदले में आपको क्या मिल रहा है. और कंसिडरेशन कैन बी past consideration can be any future act also, consideration can be of present act also. फिर consideration क्या क्या चीजें हो सकती है. Consideration can be money, consideration can be goods that you are getting from the other person, consideration can be a promise also, and consideration can also be in the form of services. So these are various types where you can say consideration has been given. फिर कंसिडरेशन में ना हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल कॉन्सेप्ट पढ़ा, न्यूडम पैक्टम का. न्यूडम पैक्टम का कॉन्सेप्ट क्या कहता था? न्यूडम पैक्टम मींस नेकेड अग्रीमेंट, यानी कि अग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सिएबल, विच इज नॉट वैलिड, विच कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ. तो न्यूडम पैक्टम में क्या था कि जहां कहीं पर भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन मिसिंग होगा वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो वॉइड होगा. ये हमने पढ़ा. फिर हमने उसकी 3 एक्सेप्शंस देखी थी. सबसे पहली एक्सेप्शन थी गिफ्ट, where somebody is gifting one thing to the other person and that gift is made out of natural love and affection. Out of natural love and affection वो गिफ्ट एक व्यक्ति दूसरे को दे रहा है, and if this gift is written and it is also registered, तो ये बिल्कुल परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. क्योंकि इसको हम एक्सेप्शन क्यों मानते हैं? गिफ्ट में क्या होता है, एक पार्टी तो दे रही है, दूसरी पार्टी तो सामने वाले को कुछ नहीं दे रही है, तो कंसिडरेशन इज मिसिंग फ्रॉम वन पार्टी बट स्टिल इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. दूसरा हमने पढ़ा था पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज, जिसमें हमने पढ़ा था कि पास्ट में किसी टीचर ने किसी बच्चे को पढ़ाया था, वो पास्ट वॉलेंट्री सर्विस थी. या पास्ट में आपने किसी की जान बचाई थी, आज उसके फादर आपको पैसे देना चाहते हैं, उसके लिए रिवॉर्ड देना चाहते हैं उसके लिए, तो आज जो वो आपको उसके फादर जो रिवॉर्ड दे रहे हैं, आपने उनके फादर के लिए तो कुछ नहीं किया है. सो यू हैव नॉट डन एनीथिंग, देयर इज नो कंसिडरेशन फ्रॉम योर साइड. So consideration is missing from your side, but he is giving you the reward money. So consideration is missing from one side, but still it is a valid contract because for past voluntary services, this is completely acceptable. It will form a valid contract. तीसरा था टाइम बार डेट. टाइम बार डेट क्या होता है? मुझे आपसे कुछ पैसे लेने थे, मैंने आपको कहा था 1 साल में आप पैसे लौटा देना, तुमने 1 साल में पैसे नहीं लौटाए. अब मैंने 1 साल में भी मुझे वो पैसे नहीं मिले, उसके बाद भी मेरे पास 3 साल का समय था तुमसे वो पैसे वापस ले लेने का. कोर्ट के थ्रू मैं अगले 3 साल में वो पैसे तुमसे ले सकती थी. अब भी मैंने कोर्ट से कोई एप्लीकेशन नहीं लगाया वो पैसे लेने के लिए. अब वो हो गया डेट, क्या? टाइम बार डेट, कि अब मैं वो पैसे तुमसे क्लेम नहीं कर सकती क्योंकि अब वो टाइम बार डेट हो गया है. अब लीगल प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब अगर तुम मुझे खुद आके कहो, अब तुम डेटर हो, तुमने मुझसे पैसे उधार पे लिए, तुम अगर मुझे खुद आके कहो कि भाई मैं जो पैसे लिए थे मैंने तुमसे, मैं वो पैसे तुम्हें लौटाना चाहता हूं, मैं तुम्हें वो पैसे वापस देना चाहता हूं और ये मैं तुम्हें लिखित में देता हूं और खुद साइन भी करता हूं, यानी कि जो डेटर है रिटर्न में ये कहता है कि भाई मैंने इस व्यक्ति से पैसे लिए थे, आज मैं ये पैसे उसे लौटाना चाहता हूं और मैं ये रिटर्न फॉर्म में दे रहा हूं और खुद साइन भी कर रहा हूं. अब इसमें भी क्या है, सामने वाला व्यक्ति तो मुझे पैसे दे रहा है बट मैं तो उसे आज कुछ भी नहीं दे रही हूं, तो कंसिडरेशन इज मिसिंग फ्रॉम वन पार्टी. तो यहां पर भी स्टिल इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अब ये सारी एक्सेप्शंस जो हैं ये मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, दीज आर नॉट समथिंग व्हिच आई हैव मेड आउट ऑफ ब्लू. दीज एक्सेप्शंस हैव बीन मेंशन्ड इन योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो इस तरीके से ये एक्सेप्शंस हमने पढ़ी थी. फिर हमने पढ़ा था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. क्या होता है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट? वेयर which of the parties can enter into a contract or which parties can make a valid contract. ये है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. इसमें हमने क्लियरली पढ़ा था, 3 हेडिंग्स इसमें हमने पढ़ी थी. that a person should be of sound mind. Any person who is of unsound mind cannot enter into a valid contract.
फिर हमने पढ़ा था इफ अ पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज, अनसाउंड माइंड क्या क्या पढ़ा था, अ पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट, कि जो वो आज काम कर रहा है उसे पता ही नहीं उसका कल को मतलब क्या निकलने वाला है, कल को उसको फायदा होगा या नुकसान होगा। तो वो, और उसके साथ हमने क्या था, पर्सन ऑफ माइनर, जो माइनर है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, वो व्यक्ति भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। देन वी डिस्कस्ड अबाउट पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, कुछ ऐसे लोग जिस पे हमारे लॉ ने बंधन लगाया है या रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि वो कभी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। वो कौन कौन थे? इसमें हमने पहले पढ़ा था एनिमी एलियन, इसमें हमने पढ़ा कन्विक्ट्स, इसमें हमने पढ़ा फॉरेन एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमैट्स, दे कैन नॉट डायरेक्टली एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर में देखी और ये क्रक्स मैंने आप सबको बता दिया कंसिडरेशन और कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है जी। अब आज का टॉपिक एक और इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अगर ये एलिमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट में मिसिंग है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो बेटा नहीं बन पाएगा। आज हम बात करने वाले हैं फ्री कंसेंट के बारे में। कंसेंट तो सबने सुना होगा, मेरी मर्जी मेरी सहमति, मेरी कंसेंट ही नहीं है इस चीज में तो आप कैसे इस चीज को फॉलो अप कर सकते हो। आई डू नॉट कंसेंट, आई डिसअग्री, आई डू नॉट कंसेंट। कंसेंट वर्ड तो ये स्पेशली टीनेजर्स ना, उनके लिए कंसेंट बहुत बड़ी चीज है। तो कंसेंट का मतलब आप सबको पता होगा, वेयर यू आस्क मी समथिंग एंड आई से ओके आई एग्री ऑन इट एंड आई विल गो फर्दर विद दिस, सो आई एम कंसेंटिंग टू इट, आई एम विलिंग टू डू इट। सो कंसेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए भी ये भी जरूरी है, जितने भी लोग साथ में आके कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, क्या वो अपनी कंसेंट दे रहे हैं, डू दे अग्री टू इट। अब कई सिनेरियोज में हमने पहले भी डिस्कस किया कि कई बार कंसेंट वैलिड नहीं होती, डरा धमका के किसी ने आपसे कंसेंट ली है, अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी कि गलत इन्फ्लुएंस आप पे क्रिएट करके आपसे कंसेंट ली है, या और भी ऐसे सिचुएशन है मिस्टेकनली मुझे लगा था हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं प्रॉपर्टी पे पोजेशन को लेने का, यानी कि मुझे लगा था कि मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो सिर्फ और सिर्फ एक लैंडलॉर्ड और टेनेंट का है, यानी कि मैं सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी आपको रहने के लिए दे रही हूँ। बट गलती से उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज मेंशन हो गई कि भाई मैं तो पोजेशन ही ट्रांसफर कर रही हूँ, तो मैं उसको चैलेंज कर सकती हूँ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। वन बाय वन वी विल बी डिस्कसिंग सम एलिमेंट्स विच विशिएट्स द कंसेंट, जिसके होने से कंसेंट कभी भी फ्री कंसेंट नहीं होती है। ठीक है जी, सो लेट अस बिगिन विद इट। हाँ जी, तो हम शुरू करते हैं। तो कंसेंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे? फ्री कंसेंट, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, फ्रॉड। ठीक है, तो कंसेंट में ना सबसे पहले हम एक लीगल मैक्सिम पढ़ते हैं। वो लीगल मैक्सिम है कंसेंसस एड इडम। व्हाट डज दिस मैक्सिम मीन? कंसेंसस एड इडम। ये कंसेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंसेंसस एड इडम होता है मीटिंग ऑफ माइंड, agreeing on the same thing in the same sense. It means that both the parties agree on the same thing, agree on the same thing in same sense. ठीक है, जहां पर दोनों पार्टी सेम चीज पे अग्री नहीं कर रही हैं, दोनों पार्टी को कुछ कंफ्यूजन हो गया है, दोनों पार्टीज में कुछ मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया है, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। इसलिए मीटिंग ऑफ माइंड शुड बी देयर, राइट कंसेंट शुड बी देयर। सो मीटिंग ऑफ माइंड्स, meeting of minds should be there between the parties, between the parties। ठीक है जी, क्लियर? अब इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां वी हैव अ पार्टी X एंड वी हैव अ पार्टी Y। Y के पास Y की एक क्लॉथ फैक्ट्री है। ठीक है, अब X ने कहा, और X क्या है? एक डिजाइनर है।
ठीक है, एक्स ने वाई को कहा कि भाई तुम ना मुझे क्लॉथ सप्लाई करो फॉर समर क्लोथिंग, यानी कि क्लॉथ सप्लाई, क्लॉथ फॉर, और यहाँ पे हम इसको लिखते हैं, एक्स को चाहिए था क्लॉथ फॉर समर आउटफिट्स। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने, वाई ने इनको सप्लाई कर दिया वुलन क्लोथ्स, जो कि एक्स डिनाइड टू एक्सेप्ट द डिलीवरी। एक्स ने डिनाई कर दिया कि मैं तो ये डिलीवरी नहीं ले रहा। भाई ये तुमने कौन से देश में देख लिया कि गर्मी में लोग सर्दियों के वुलन क्लोथ्स पहनने लगे। सो यहाँ पे क्या है, मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं था, दोनों ने आपस में क्लियरली बातचीत नहीं की थी। यहाँ पे एक्स ने भी क्लियरली स्पेसिफाई नहीं करा उसे कौन सा कपड़ा चाहिए, कॉटन का चाहिए, जूट चाहिए, कौन सा कपड़ा चाहिए, तो उन्होंने भी अपनी मर्जी से कोई भी कपड़ा भेज दिया। तो हियर वी कैन से दैट नो मीटिंग ऑफ माइंड्स, no meeting of minds between the parties, so no valid contract is there। ठीक है जी, क्लियर एवरीवन। चलो अब हम आगे देखते हैं फ्री कंसेंट। कंसेंसस एडिडम हमने देख लिया। फ्री कंसेंट का एलिमेंट ये कहता है बेटा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टियों ने अपनी मर्जी से एंटर नहीं किया है तो वो कभी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। So free consent should be there for the formation of a valid contract. So यहाँ पे मैं एक legal term लिखती हूँ, sine qua non। Sine qua non for formation of a valid contract। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए sine qua non है। What is this legal term now? Sine qua non। Sine qua non एक अलग से लीगल मैगजिम है जो कि कहता है दिस इज द एसेंशियल एलिमेंट। अगर ये एलिमेंट मिसिंग है तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता है दोनों पार्टीज के बीच में। तो फ्री कंसेंट नहीं है तो कभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिबल नहीं होगा, कभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी एनफोर्सिबल नहीं होगा। क्या मतलब कि कोर्ट में उसको कभी भी लागू नहीं करवाया जा सकता है। अब फ्री कंसेंट के कुछ हम एलिमेंट्स देखेंगे कि अगर ये एलिमेंट्स प्रेजेंट हुए तो कभी भी जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट मानी ही नहीं जाएगी। अब हम देखते हैं वन बाय वन वो कौन कौन से सिचुएशंस है। पहला है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए कुछ सिचुएशंस हैं वो हम समझ लेते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस कब कहते हैं हम? इन्फ्लुएंस तो आप सब समझते हैं, इन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है, जहां आप किसी व्यक्ति को, वो होता है ना कि ये पार्टी वाले लोग जो बाकी के दूसरी पार्टी वालों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनको बहकावे में ले रहे हैं या उनके कहने से वो उसकी बात मान रहे हैं या बात सुन रहे हैं। सो अनड्यू इन्फ्लुएंस अगर हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कहें, इट मीन वेयर वन पार्टी इज इन पोजिशन टू dominate the will or decision making of another party। ठीक है, जहां दोनों पार्टीज के बीच में रिश्ता ऐसा है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है, मतलब कि बहकावे में उसको ला सकती है, उस पर प्रेशर क्रिएट कर सकती है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं वो क्या क्या सिचुएशंस हो सकती है। एग्जाम्पल है मास्टर सर्वेंट। अभी इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझेंगे। मास्टर सर्वेंट का रिलेशन है पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। ठीक है, टीचर एंड स्टूडेंट्स में भी हो सकता है। ठीक है, ये सब रिलेशनशिप्स हैं जहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे इन्फ्लुएंस क्रिएट करके उससे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने को बोल सकता है। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। लेट्स से वी हैव समीर, ही इज द मास्टर या वो एक एम्प्लॉयर है। ठीक है, एंड वी हैव सुनील। दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। प्लीज जो भी कोई सुनील इस वीडियो को देख रहे होंगे दिल पे मत लेना मुझे सर्वेंट बना दिया मैम ने। दिस इज जस्ट अ सिचुएशन टू मेक यू अंडरस्टैंड। ही इज द सर्वेंट।
जस्ट अ मोमेंट, सुनील इज द सर्वेंट। अब यहां पर क्या है, समीर सुनील को कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये काम करता हूं, मैं तुम्हारे बेटी के एजुकेशन को फंड करता हूं, मैं तुम्हारे को रहने की जगह दे रहा हूं, तो अब तुम्हें क्या है, मेरे लिए ये पर्टिकुलर काम करना होगा। अब क्या है, मैं तुम्हारे खाते में इतने पैसे डालूंगा, तुम्हें दिखाना होगा कि भाई मतलब कुछ उससे इलीगल काम करा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज करा रहे हैं जो वो बेचारा वैसे जनरली नहीं करता। तो यहाँ पर क्या है, जो मास्टर है अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रहा है, मास्टर अपनी पोजीशन को मिस यूज कर रहा है। ठीक है, मास्टर कह रहा है सर्वेंट को कि I will not pay you your amount, I will not pay you the amount that I am going to pay you monthly till the time तुम मेरे लिए 10 घंटे 20 घंटे काम ना करो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, where master tells the servant that you will have to work for me, work for 18 hours a day। ठीक है, ठीक है, ये किसने कहा, समीर ने कहा सुनील से। और ये बेचारा जो इसकी पोजीशन है, वो कहता है तुम अगर मेरे लिए दिन में 18 घंटे काम करोगे तो आई विल पे यू ₹10,000 पर मंथ। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है वो इसके साथ। अब ये बेचारा खुश नहीं है, बट अपनी पोजीशन की वजह से वो उसको चैलेंज नहीं कर पा रहा है, उसको क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर वेयर वन पार्टी इज trying to dominate or trying to influence the decision making of the other party by misusing their position, तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, वहां वो बेचारा सिर्फ उसको अपना घर चलाना है, इस चक्कर में वो कितने घंटे काम करने को तैयार है, बट यहाँ पर ये व्यक्ति अपनी पोजीशन को एक्सप्लॉइट कर रहा है, अपनी पोजीशन को से उस व्यक्ति को मैनिपुलेट कर रहा है, उसकी डिसीजन मेकिंग अफेक्ट कर रहा है। तो ये क्या है, ये गलत है। आप अपनी जगह का गलत फायदा नहीं उठा सकते, आप ऐसे किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। तो सच काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब यहां पे मेरा सवाल ये है, इज इट अ वैलिड कंसेंट? क्या ये एक वैलिड कंसेंट है? नहीं है, नो। व्हाई इट इज नॉट अ वैलिड कंसेंट? बिकॉज दिस मास्टर इज डोमिनेटिंग, द मास्टर इज डोमिनेटिंग the will or consent of the servant। ठीक है जी, क्लियर एवरीवन? चलो अब आगे चलते हैं हम। आई होप पहला जो एलिमेंट है अनड्यू इन्फ्लुएंस का, वो सबको समझ में आ गया है। तो बेटा जो यहाँ पर ऐसे जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं जहां पे फ्री कंसेंट नहीं होती है, ये है एग्रीव्ड पार्टी। एक पार्टी जो है इसकी फ्री कंसेंट नहीं है, तो ये एग्रीव्ड पार्टी है। ठीक है, क्योंकि इसकी कंसेंट फ्री नहीं है, ये अफेक्टेड पार्टी है। अब यहां पर होगा क्या, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट? व्हाट इज द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? व्हाट इज द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? इस कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या होगा? वेयर द कंसेंट इज अफेक्टेड बाय, वेयर द कंसेंट इज अफेक्टेड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। जहां अनड्यू इन्फ्लुएंस से कंसेंट अफेक्टेड है, तो उस चीज में हम क्या करेंगे? क्या वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं बनेगा, ये तो हमें पता है। बट वो फिर कैसा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? वॉइड बनेगा, वॉइडेबल बनेगा, वॉइड एब इनिशियो बनेगा? व्हाट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इट विल बी? सो द राइट आंसर विल बी, इस केस में जो ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो एक वॉइडेबल बनेगा। और वॉइडेबल हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जहां पर अग्रीव्ड पार्टी जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है, उसके पास हम चॉइस देते हैं, उसको हम एक चॉइस देते हैं कि भाई तुम्हारी कंसेंट फ्री नहीं थी, तुम चाहो तो इस कॉन्ट्रैक्ट को
वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हो, और तुम चाहो तो इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। अब हम पिछले एग्जाम्पल में देखें, अगर उसको बेचारे को लगेगा, सर्वेंट को, कि ठीक है भाई मेरा घर तो चल रहा है, काम में चाहे कितना ही कर रहा हूँ, मेरे बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसे तो मिल रहे हैं, मुझे 2 वक्त का खाना तो मिल रहा है, मुझे रहने को छत तो मिल रही है, तो अगर वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कंटिन्यू भी कर सकता है। बट जिस मान लो आज उसका दिमाग गर्म हो गया, आज ज्यादा ही एक्सप्लॉयटेशन हो गया, आज उसको लगा 18 घंटे की बजाय 20-20 घंटे मुझसे काम करा रहे हैं, तो वो इसको वॉइड भी डिक्लेयर करवा सकता है। सो व्हाट हैपेंस हियर, वॉइडेबल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, द अग्रीव्ड पार्टी may get such a contract declared void, और क्या कर सकता है, या तो उसको void डिक्लेयर करा सकता है और कंटिन्यू विद द सेम। ठीक है जी। सो ये इफेक्ट होता है जहां पर फ्री कंसेंट नहीं है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से कंसेंट अफेक्टेड है, तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, और उसमें जो अग्रीव्ड पार्टी है उसके पास चॉइस होगी, वो इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं या इस कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराना चाहते हैं। ठीक है जी। अगला एलिमेंट है फ्रॉड। फ्रॉड तो सबको पता ही है, फ्रॉड क्या होता है, जहां कोई किसी के साथ मक्कारी कर रहा है, जहां कोई किसी के साथ डिसेप्शन कर रहा है, जहां कोई किसी व्यक्ति को झूठ बोल रहा है। अब मैं आपको झूठ बोल के कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लूं, तो आप क्या, मतलब आप बाद में यही कहोगे ना कि भाई तुमने तो मेरे साथ धोखा करा, मुझे नहीं तुम्हारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना। बट अगर कल को हो सकता है आपको भी उससे कुछ फायदा हो रहा होगा, तो आप उसके साथ कंटिन्यू कर लोगे, है ना। जैसे फ्रॉड में क्या हो सकता है, मुझे आपको मेरी गाड़ी बेचनी थी, मैंने एक आपको कहा कि मेरी गाड़ी की माइलेज तो है इतनी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, बट बाद में जब आपने वो गाड़ी खरीद ली, आपको खरीद ली और आपको चलाने के बाद पता चला कि भाई इसकी तो एवरेज 10 किलोमीटर प्रति घंटा भी नहीं है, इसकी माइलेज जो है 10 की भी नहीं आ रही है, और उसने तो 25 बोला था। और जब मैंने आपको ये बोला था ना इसकी एवरेज 25 है, मुझे पता था इसकी एवरेज इतनी नहीं है, आई न्यू, मैंने आपको झूठ बोला, मैंने आपसे सच छुपाया, आई डिसीव्ड यू, आई कमिटेड एन एक्ट ऑफ फ्रॉड। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यू आर एन अग्रीव्ड पार्टी, आपकी कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है, आप चाहो तो इस कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकते हो। ठीक है, तो फ्रॉड क्या है, फ्रॉड कब कहेंगे हम, वेयर वन पार्टी hides the truth, और इसको हम कह सकते हैं और इट डिसीव्स द अदर पार्टी। और इसके अलावा कब होगा फ्रॉड, इसके अलावा एक और सिचुएशन होती है, वेयर दी वेयर वन पार्टी had duty to speak and kept silent, and then also fraud is committed। जहां मेरी ड्यूटी थी कि भाई मुझे बताना चाहिए था, मैं गाड़ी बेच रही हूँ, इतनी इसकी माइलेज है, इतने साल पुरानी है गाड़ी है, इसमें ये दिक्कत है, ये आपको ठीक करानी होगी, तो उस सब केस में क्या होगा, यहाँ पर क्या, वी विल से दैट फ्रॉड हैज बीन कमिटेड। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, देखो जहां पर ड्यूटी टू स्पीक थी वहां पर आप नहीं बोलते हो तो भी आप ये माना जाएगा कि आपने फ्रॉड कमिट किया है। बट यहाँ पर हम ना एक मैक्सिम यूज करते हैं, देखो एक अगेन वी विल यूज वन मोर मैक्सिम, कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कहता है लेट द बायर बी अवेयर, लेट द बायर बी अवेयर, कि भाई जब कोई व्यक्ति मार्केट में जा रहा है कुछ खरीदने, उसके पास जब अपॉर्चुनिटी है कोई चीज जानने की, तो उसको वो अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए, उसको भी कुछ पता करना चाहिए, वो डम व्यक्ति की तरह नहीं रह सकता और बाद में ये नहीं कह सकता मेरे साथ तो धोखा हो गया। आपके पास अवसर था, आपके पास मौका था एक्सप्लोर करने का, आपके पास अवसर था चीजों को जानने का, आपने नहीं जाना, तो आप सामने वाले को ये नहीं कह सकते उसने फ्रॉड कमिट किया है। सो if the buyer
had the opportunity to know the truth. सच जानने की अपॉर्चुनिटी थी उसके पास, एंड ही डिड नॉट एक्सरसाइज इट, और उसने उस अपॉर्चुनिटी को एक्सरसाइज नहीं किया, यूज नहीं किया. ही कैन नॉट कंप्लेन लेटर, वो बाद में कंप्लेन नहीं कर सकता. ठीक है जी. तो उस केस में वो ये नहीं कहेगा कि भाई मेरे साथ फ्रॉड कमिट हो गया है. सो ये जो लीगल मैक्सिम है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम है. लेट द बायर बी अवेयर. हमेशा बायर ये नहीं कह सकता उसने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया. कोर्ट आपको कहेगा, आप भी पढ़े लिखे हो, इतनी चीज तो आपको भी समझ है, आप भी उससे क्वेश्चनिंग कर सकते थे, आप भी उससे पूछ सकते थे. ठीक है जी. चलो, अब इस केस में भी अगर हम बात करें, अगर जो कंसेंट है इट इज अफेक्टेड बाय फ्रॉड, व्हाट विल हैपन हियर? इफ कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, तो क्या होगा? यहां पर भी ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. एंड जो एग्रीव्ड पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी में डिक्लेयर द कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड, और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकती है. ठीक है जी. चलो, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं. अगला जो एलिमेंट है वो है मिस रिप्रेजेंटेशन. हाँ जी, देखो, मिस रिप्रेजेंटेशन में और फ्रॉड में सिर्फ एक फर्क है, इंटेंशन का. जहां मुझे खुद को नहीं पता मेरी गाड़ी की एवरेज क्या थी, मैं खुद ये अज्यूम कर रही थी मेरी गाड़ी की एवरेज 20 होगी, बट मैंने आपको 20 ही बताया क्योंकि मुझे भी लगता था मेरी गाड़ी की एवरेज इतनी तो होगी, या मुझे लगता है मेरी गाड़ी की एट प्रेजेंट मार्केट वैल्यू 5 लाख रुपए है एस्टिमेट के हिसाब से, मुझे भी लगता है, बट एक्चुअल में इसकी वैल्यू 2 लाख. तो जहां मैं खुद किसी स्टेटमेंट को सच मान रही हूं और वही स्टेटमेंट मैं आपको कह रही हूं, जबकि बाद में वो पता चलता है स्टेटमेंट तो गलत थी, स्टेटमेंट झूठ थी, ये मिसरिप्रेजेंटेशन होगा, ये फ्रॉड होगा. जहां मैं जानबूझ के आपसे कोई चीज छुपा रही हूं वो फ्रॉड है, जहां गलती से ऐसा हो रहा है वो मिसरिप्रेजेंटेशन है, जहां मैं खुद कोई चीज को सच समझ के आपके सामने बता रही हूं जो कि गलत थी. तो मिसरिप्रेजेंटेशन हम एक तरीके से क्या कह सकते हैं? X है, मान लो we have a person X. X tells a statement to Y. वो Y को एक स्टेटमेंट कहते हैं. नाउ ये जो स्टेटमेंट है X, this statement is false. ये स्टेटमेंट जो है वो झूठी है, गलत है. This statement is false. ठीक है. But X himself believed it to be true. उसको लगा था ये सच है. Believed it to be true and tells it to Y. Tells it to Y. यानी कि उसको बेचारे को खुद लग रहा था जो मैं कह रहा हूं सच कह रहा हूं, उसे भी नहीं पता था कि ये गलत है, ये स्टेटमेंट झूठी है या ये फैक्ट गलत है. तो यहां ये व्यक्ति जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा है, इंटेंट गलत नहीं है. सो डिफरेंस क्या है मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में? इन मिसरिप्रेजेंटेशन एंड इन फ्रॉड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज ऑफ इंटेंट. डिफरेंस इज ऑफ इंटेंट. इंटेंट का फर्क है. इंटेंट यानी कि इंटेंशन का फर्क है. मिसरिप्रेजेंटेशन की मैं बात करूं तो यहां पर देयर इज एन इंटेंशन टू डिसीव, धोखा देने की. सॉरी, ये फ्रॉड में आएगा.
फ्रॉड में देयर इज एन इंटेंशन टू डिसीव। यहाँ पे शुरू से ही इंटेंशन है सामने वाले व्यक्ति के साथ फ्रॉड कमिट करने की, उसको झूठ बोलने की, उसका फायदा उठाने की, उसको एक्सप्लॉइट करने की। मिसरिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं, नो सच इंटेंशन टू डिसीव, नो सच इंटेंशन टू डिसीव, कि भाई फ्रॉड में तो मेरा पक्का ऐसा इंटेंशन है उसका नुकसान होता हो, मेरा फायदा होना चाहिए, बट मिसरिप्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं होता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड, जस्ट द इंटेंशन। झूठ यहां भी बोला जा रहा है, झूठ यहां भी बोला जा रहा है। यहां जो व्यक्ति झूठ बोल रहा है उसे पता है वो झूठ बोल रहा है, उसे पता है कि वो जो कह रहा है वो गलत है। यहां जो व्यक्ति झूठ बोल रहा है उसे पता ही नहीं है, उसे बेचारे को लगता है कि जो मैं कह रहा हूं वो एक सच्ची स्टेटमेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिस्टेक की। मिस्टेक क्या होता है? मिस्टेक दो तरीके के हो सकते हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ। अब हम वो भी समझ लेते हैं। पहले हम पढ़ते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ। इग्नोरेंशिया, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेट। ठीक है जी, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेट, ये लीगल मैक्सिम है जिसका मतलब है, व्हाट डज इट मीन्स? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ठीक है, ignorance of law is no excuse. If you are living in a particular area, if you are living in a particular country, territory, you are supposed to know the law of the land. ये presume किया जाएगा कि वहां के law के बारे में आपको पता है। ठीक है, there is a presumption, there is a presumption that you know the law of the land. अब आपको पता है किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में सेल ऑफ लिकर बिल्कुल बैंड है, अलाउड नहीं है, परमिटेड नहीं है। अब वहां जाकर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हो कि कल से मैं तुम्हें यहाँ पे लिकर की सप्लाई करना शुरू करूंगा, तुम मुझे इतने पैसे दे देना। अब क्या ये कॉन्ट्रैक्ट का नेचर कैसा होगा? अब आप कल को कह दो कि भाई मुझे नहीं पता था ये इग्नोरेंस ऑफ लॉ है, मुझे नहीं पता था यहाँ पे लिकर सेल करना अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, दिस पर्टिकुलर डिफेंस, ये डिफेंस लेना कि मुझे देश के कानून का, मुझे इस पर्टिकुलर स्टेट के कानून का आइडिया नहीं था, मुझे पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, कोई भी नहीं सुनेगा आपकी। बिकॉज हर कोई क्या कहेगा, कोर्ट क्या कहेगा, यू आर सपोज टू नो द लॉ ऑफ द लैंड। ऐसे तो कल को कोई भी चीटिंग करता है, किसी के साथ फ्रॉड करता है, फॉर्जरी करता है, वो यही कहेगा मुझे नहीं पता था ये गलत है। ऐसा नहीं है, यू आर सपोज टू नो ऑफ द नो लॉ ऑफ द लैंड। अगर आप उस लॉ को वायलेट करते हो, यू विल बी पनिश्ड फॉर इट। ठीक है, चलो अब दूसरा है मिस्टेक। सो यहां पर हम क्या पढ़ सकते हैं? यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट, यहां से हमारा एक कंक्लूजन निकलता है। एंड व्हाट इज दैट कंक्लूजन? मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। या वो एक एक्सक्यूज नहीं है, या वो एक डिफेंस नहीं है, उसको आप कभी भी एक डिफेंस नहीं ले सकते। It will be presumed that you knew the law of the land. So ignorantia juris non excusate means ignorance of law is no excuse. आप कभी भी ये नहीं कह सकते मुझे लॉ नहीं पता था तो मुझे डिफेंस मिलना चाहिए, मुझे एक्सक्यूज कर देना चाहिए। Now we will talk about mistake of fact. Mistake of fact. तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में यहाँ पे एक डिफरेंट चीज है। यहाँ पे क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में हम जब कहते हैं दोनों पार्टीज को मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, क्या क्या कंडीशंस हैं? मिस्टेक ऑफ फैक्ट है टू बोथ पार्टीज, जो भी लोग पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हैं उन सभी को मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। और जो ये फैक्ट है जिससे रिलेटेड मिस्टेक हुई है, दिस फैक्ट इज essential to the contract. कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये बहुत ही असेंशियल है ये फैक्ट।
इसके बिना कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर पाना मुश्किल है। नाउ देयर इज अ मिस्टेक, देयर इज अ मिस्टेक related to this fact. In mind of both the parties. In mind of both parties. दोनों पार्टीज के माइंड में इस फैक्ट को रिलेटेड एक मिस्टेक जो है दोनों को है। नाउ व्हाट विल बी द नेचर, एक फैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट में और उस फैक्ट को लेकर दोनों पार्टीज को मिस्टेक हो गया है। नाउ व्हाट विल बी द नेचर ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, दिस विल बी void. दिस विल बी अ void agreement, ये कभी भी एनफोर्सेबल हुआ ही नहीं। सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर, चाहे वो हमने मिसरिप्रेजेंटेशन पढ़ा, चाहे फ्रॉड पढ़ा, चाहे एंडो इन्फ्लुएंस पढ़ा, तीनों में हमने क्या पढ़ा था कि वो क्या है, वॉइडेबल है। बट जहां पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, दोनों पार्टीज को है, असेंशियल टू फैक्ट जो है वो असेंशियल टू कॉन्ट्रैक्ट है, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ वॉइड एग्रीमेंट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। Here we have Sahil, ठीक है, and we have Sonam. Sahil and Sonam. Sahil agrees to sell his house. वो अपना हाउस सेल करने के लिए उसके साथ अग्रीमेंट करता है और इन रिटर्न सोनम इज गोइंग टू पे ₹5 करोड़, बदले में सोनम उसे 5 करोड़ रुपए देने वाली है। ठीक है जी। अब यहाँ पर जब ये अग्रीमेंट साइन करते हैं तो ये पता ही नहीं होता दोनों को कि ये हाउस वाज डैमेज्ड और स्वेप्ट अवे इन अ फ्लड, कि फ्लड आई और वो घर तो बह गया। दिस हाउस was swept away in flood. Both parties are unaware of the fact, unaware of it. तो दोनों पार्टीज को इसके बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, जो हाउस था जिससे रिलेटेड ये एग्रीमेंट कर रहे हैं, इट हैज स्वेप्ट अवे बाय अ फ्लड, यानी कि वो आज एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो यहाँ पर देखो दोनों पार्टीज को पता नहीं है, दोनों पार्टीज को मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है वो इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। घर ही नहीं होगा तो बेचेगा किसको, वो घर ही नहीं होगा तो ट्रांसफर क्या होगा। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट। सो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, देयर इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज की तरफ से, एंड फैक्ट इज, दिस फैक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्या हो गया, कैसा हो गया ये, दिस इज अ वॉइड एग्रीमेंट, ये एक वॉइड एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो दोनों पार्टीज का मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना जरूरी है। अगर एक पार्टी को पता है दूसरी को नहीं पता है तो वो वॉइड नहीं माना जाएगा। ठीक है जी, चलो ओके, वी आर लेफ्ट विद वन एलिमेंट। कोर्जन के बारे में हमने बात नहीं की है। जस्ट अ सेकेंड, देन वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। हाँ जी, सो लेट्स टॉक अबाउट कोर्जन। अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक के बारे में हमने बात कर ली। कोर्जन क्या होता है, वेयर वन पार्टी थ्रेटन्स द अदर पार्टी, कि अगर तुमने एग्रीमेंट साइन नहीं किया तो आई विल डिटेन यू, कि मैं तुम्हें यहां बंदी बना लूंगा, और आई विल कमिट एन ऑफेंस अगेंस्ट यू। तो वो क्या है, कोर्जन है, तो फ्री कंसेंट नहीं है। ठीक है, सो हियर व्हाट हैपेंस, वन पार्टी थ्रेटन्स द अदर पार्टी, एक पार्टी दूसरी पार्टी को थ्रेट करती है, और वो थ्रेट किस चीज का है, वो थ्रेट है आइदर टू डिटेन हिम,
आइदर टू डिटेन हिम, कि तुम्हें बंदी बना लिया जाएगा, ठीक है, और टू कमिट एन ऑफेंस, और टू कमिट एन ऑफेंस अगेंस्ट हिम हिज प्रॉपर्टी, कि तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी प्रॉपर्टी के खिलाफ कुछ ऑफेंस कर देंगे, और अगेंस्ट हिज लव्ड वंस। ठीक है जी। तो ये क्या है, जहां कोई व्यक्ति डरा धमका के आउट ऑफ थ्रेट, आउट ऑफ फियर किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता है, तो वो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। सो हियर व्हाट वी कैन से, देयर इज नो फ्री कंसेंट, यहां पे कोई फ्री कंसेंट नहीं है। द अग्रीव्ड पार्टी अगेन कौन है यहाँ पे, जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है। द अग्रीव्ड पार्टी मे गेट दिस कॉन्ट्रैक्ट अनल्ड, कि उसे वो अनल्ड करवा सकते हैं, वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं। मे गेट दिस कॉन्ट्रैक्ट अनल्ड और डिक्लेयर्ड वॉइड, इसे वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, जहां पे कोअर्जन होता है वहां पे भी क्या होता है, वेयर एवर देयर इज अ कोअर्जन। सो यहां पर भी क्या, कैसा कॉन्ट्रैक्ट बना है, वॉइडेबल। तो वॉइड सिर्फ कहां बना, जहां दोनों पार्टीज की मिस्टेक है और वो मिस्टेक इंपॉर्टेंट है टू द कॉन्ट्रैक्ट। सो कोअर्जन भी आई होप सबको समझ में आ गया होगा, कि जहां एक पार्टी दूसरी पार्टी को थ्रेट करती है, डराती धमकाती है, या उसको डिटेन कर लेती है, द कंसेंट विल नॉट बी फ्री एंड इट विल बी कंसीडर्ड एज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। A offers to sell a painting which A knows is a copy of a well-known masterpiece. तो यहाँ पर A को पता है ये कॉपी है, B thinking that the painting is an original one and that A must be unaware of this, accept A's offer. ठीक है, एक बार दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। A offers to sell a painting which A knows is a copy. A को पता है कि वो कॉपी है, B thinking that the painting is an original one and that A must be unaware of this, accept A's offer. A का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे क्या है, हम क्लियरली कह सकते हैं कि A को पता है, तो उसने फ्रॉड कमिट किया है। उसको पता होते हुए भी अगर उसने कोई चीज छुपाई है, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ फ्रॉड. So the contract is valid because a unilateral mistake will not make a contract void. The contract is valid because there is no misrepresentation, or the contract is invalid. Simply must be aware of this. यहाँ पे आएगा aware. The contract is invalid. तो ये contract कैसा है, voidable है, because here what has been committed, fraud. क्योंकि A ने सच को छुपाया है, यहाँ पे A is the right answer. Move to the next question. In order to render a contract void on the ground of mistake, the mistake may be of law, of mixed fact and law, of fact and not of law, D none of the above. We have clearly understood this. Ignorance of law is no excuse. So mistake can be of fact and not of law. C is the right answer for this question. ठीक है जी. Now fraud means an act done by a party to the contract which is offense under IPC, done with the intent to deceive the other party, done with the intent to cheat another party, all of the above. तो क्या होगा इसमें, हाँ जी, फ्रॉड क्या है, फ्रॉड में ये तीनों ही चीजें आएंगी, क्योंकि ऑफेंस अंडर आईपीसी मतलब चीटिंग, एक तरीके से यहाँ पे चीटिंग की बात हो रही है. चीटिंग इज एन ऑफेंस अंडर आईपीसी. ठीक है, तो either it is done with the intent to deceive another party, either it is done with the intent to cheat another party, or committing an offense against the under IPC. So D is the right answer for this question. मैं क्वेश्चन नंबरिंग लिख देती हूँ, अगर किसी को कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. Now let's talk about question number 4. A obtained his wife's signature to a gift deed without making any misrepresentation as to its character, but later included 2 more plots in the deed. हाँ जी, वाइफ से सिग्नेचर ले लिया था विदाउट मेकिंग एनी मिसरिप्रेजेंटेशन, उसने कुछ झूठ नहीं बोला था, बट बाद में इस डेट में 2 लोगों को और उसने ऐड कर लिया. द ट्रांजेक्शन इज ओनली voidable and not void. The transaction is void, the transaction is illegal, none of the above. जहां उसने बिना बताए और 2 लोगों को ऐड कर लिया है तो ये voidable है.
यानी कि उसने क्या कमिट किया है, फ्रॉड कमिट किया है। इनिशियली तो उसने सही बोल के उससे साइन करवाया है, बट बाद में वो अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ कर रहा है तो वो क्या माना जाएगा, वो वॉइडेबल माना जाएगा, बिकॉज इट विल बी कंसीडर्ड एज अ फ्रॉड। जहां वो उसको बताए बिना दो और लोगों को ऐड कर रहा है डीड में, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ फ्रॉड। ठीक है, नाउ दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कमिंग टू 5। किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो नीचे डाउट सेक्शन में पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना कि मैम इस क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन कर दो, इस क्वेश्चन का मतलब बता दो। आई विल आंसर इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। ठीक है, A knows that his horse has a damaged hoof, which he filled in such a way as to defy detection. Sold it to B. This defect was subsequently discovered. The act of A will amount to, यानी कि उसने एक damaged hoof को छुपाया है। छुपाया है यानी कि डिसीव करा है। डिसीव करा है तो क्या करा है, फ्रॉड करा है। ठीक है, सो इट इज अ फॉल्स सजेशन, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट। इट इज एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट। कंसीलमेंट होता है छुपाना, उसने जानबूझ के इस चीज को कंसीव किया है, सो बी इज द, कंसील किया है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। Now next is, while sending his car, A says, in my opinion, this car is worth 5 lakhs. B buys it later and find its value only 3 lakhs. Can B avoid the contract? हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे इन्हें कहा है, मुझे लगता है कि गाड़ी की वैल्यू 5 लाख तो होनी चाहिए, और उस पे वो खरीद लेता है गाड़ी, बाद में बी को पता चलता है तो 3 लाख की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, क्या उसने कोई चीज छुपाई है, नहीं, क्योंकि उसने कहा है कि मेरे ओपिनियन में, उसने अपना ओपिनियन जाया किया है। उसने ये नहीं कहा है कि इसकी वैल्यू 5 लाख रुपए ही है। सो यहाँ पे राइट आंसर सी होगा, मेयर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन इज नॉट अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। ठीक है जी, 5th हो गया, दिस वाज 6th। तो जहां आप सिर्फ ओपिनियन बता रहे हो वो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट नहीं है। 7th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। An old lady with poor eyesight is told by her nephew that she is signing a letter of recommendation. In reality, it is a document selling off her house to him. धोखा हो गया। She signs it. What is the status of the document? Is it voidable? Is it valid? Is it void? Or it is unenforceable? So rightly, so it is voidable because fraud has been committed. ठीक है, कंसील किया है कोई फैक्ट को, इसने झूठ बोला है, इसलिए इट विल बी कंसीडर्ड एज फ्रॉड। चलो, हाँ, A intending to deceive B falsely tell him 500 of units are made daily at his factory. B, an experienced businessman, has the full opportunity to check the factory accounts, which clearly show only 200 units are made. B buys the factory without checking the books, later sues for fraud. Is this contract voidable? देखो मैंने आपको बताया था, caveat emptor, let the buyer be aware. अब जहां आप चीजों के पास आपको जानने की अपॉर्चुनिटी थी, आपने नहीं एक्सप्लोर किया, you cannot later on complain about it. So what will be the right answer? Right answer will be B, because B had the means of discovering the truth with ordinary diligence. अगर वो थोड़ा सा भी ध्यान देता तो वो जान जाता कि भाई कहाँ गलती हो रही थी, और फिर मे बी वो इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं करता। चलो जी, अब इसमें क्या है, एन इलिटरेट एल्डरली मैन X is recovering from severe illness. His spiritual guru tells him to ensure his soul's salvation. कि अगर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी सोल का सेल्वेशन चाहिए, तुम्हें अगर अपनी आत्मा की शांति के लिए कुछ करना है, तो उसे अपनी सारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वाई के आश्रम को गिफ्ट कर देनी चाहिए। वाई ने, एक्स ने साइन कर दिया। कैन एक्स फैमिली चैलेंज दिस डीड? देखो ऑफ कोर्स, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, जहां पर उस व्यक्ति की ओल्ड एज की वजह से वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है, और उसकी पोजीशन का, जो गुरु है उसकी पोजीशन का गलत फायदा उठा रहा है, तो डेफिनेटली दिस इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? यस, बिकॉज Y was in a position to dominate X will and used it for his own advantage. ठीक है जी, चलो जी, 10th क्वेश्चन। A tells B his car gives a mileage of 20 km/h per liter, honestly believing it to be true because the mechanic told him so. अब यहाँ पर क्या है, ऑनेस्टली बिलीव, उसकी इंटेंट डिसीव करने की बिल्कुल भी नहीं है, बट बाद में पता चला कि उसकी एवरेज तो सिर्फ इतनी है। व्हाट कैन बी डू? क्या वो यहाँ पर उसे सू कर सकता है? वो अवॉइड कर सकता है, बिल्कुल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, गलती तो गलती है, चाहे सच, चाहे जानबूझ के अगले ने गलती की हो, बट सिर्फ यहाँ पर क्या है, ये मिसरिप्रेजेंटेशन होगा, इट विल नॉट बी फ्रॉड। अगर यही उसे पता होता कि भाई एवरेज तो सिर्फ 20 किलोमीटर पर लीटर है, बट वो बता रहा है 50 किलोमीटर पर लीटर, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
A agrees to buy a specific cargo of corn from B that is supposed to be on a ship en route from England. Unknown to both parties, ship had sunk the previous day, the corn was lost. तो यहाँ पर भी क्या है, ये void होगा, mistake of fact है. Due to bilateral mistake as to the existence of subject matter, this will be considered as void. ठीक है, चलो. Now this is 12th question. This is homework for all of you. ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको. 12 और 13 क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे देंगे. ठीक है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डिस्कस देम विद यू इन द नेक्स्ट क्लास और ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन. 13, 14, 15, 3 सवाल. लेट्स सी कितने बच्चे इसको सही आंसर कर पाएंगे. So this is all about the concept of free consent. I hope all of you have understood this topic thoroughly. किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होगा, do let me know in the comment section. और जो ये लास्ट में 3 क्वेश्चन मैंने आपको एज होमवर्क दिए हैं, इनका जरूर मुझे आंसर बताना कमेंट सेक्शन में. आई विल, जब अगली क्लास में हम आपस में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, तो मैं सबसे सवाल जरूर पूछूंगी. ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन. थैंक यू एवरीवन. आई होप यू ऑल हैव अ ग्रेट डे अहेड. Looking forward to see you all very soon. Till then, bye bye. Take care.